तो आज हम आप लोग को बताएंगे क्रिप्टो डेरिवेटिव्स विकल्प, वायदा और कराधान को समझना है। इसमें क्या है और क्या नहीं है हम आपको बताते हैं। क्रिप्टो डेरिवेटिव जैसे कि विकल्प और वायदा वित्तीय साधन है जो व्यापारियों को क्रिप्टो करेंसी के भविष्य के मूल्य आंदोलन पर अटकलें लगाने की अनुमति देते हैं, जबकि ये उपकरण जोखिम को कम करने और लाभ कमाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जिनके जटिल कर निहितार्थ भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लागत आधार की अवधारणा हम आपको बताते हैं। लागत आधार किसी परिसंपत्ति की मूल लागत या मूल्य को संदर्भित करता है, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड या रियल एस्टेट संपत्ति। इसका उपयोग परिसंपत्ति को बेचने या विनिमय करने पर पूंजीगत लाभ या हानि की राशि निर्धारित करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, लाभ या हानि की गणना करने के लिए बिक्री मूल्य से लागत आधार घटाया जाता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपने 10 प्रति शेयर के हिसाब से स्टॉक के 100 शेयर खरीदे हैं, जिससे आपको 1000 का लागत आधार मिलेगा। अगर आप बाद में उन शेयरों को 15 प्रति शेयर के हिसाब से बेचते हैं तो आपको कुल आय 1500 होगी। अपने पूंजी लाभ का निर्धारण करने के लिए आप अपनी 1500 की आयु से 1000 के लागत का आधार को घटाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको 500 की पूंजीगत लाभ मिलेगी। अपने लागत आधार का सटीक रिकॉर्ड रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके निवेश पर देय कर की राशि को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप घाटे में कोई परिसंपत्ति बेचते हैं तो आप उस घाटे का उपयोग अन्य निवेशों पर लाभ की भरपाई के लिए कर सकते हैं, जिससे आपकी समग्र कर देय कम हो जाएगी। क्रिप्टो विकल्प कराधान, आइए इस बारे में हम आपको बताते हैं। क्रिप्टो ऑप्शन ऐसे अनुबंध है जो खरीदार को किसी विशिष्ट क्रिप्टो करेंसी को किसी विशिष्ट तिथि पर या जिससे पहले पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन दायित्व नहीं। इस अनुबंधों के उपयोग सट्टेबाजी या हेजिंग उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और इनका निपटान नकद या अंतर्निहित क्रिप्टो करेंसी में किया जा सकता है। क्रिप्टो विकल्पों का कराधान इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें पूंजीगत संपत्ति माना जाता है या नहीं। यदि विकल्पों को पूंजीगत संपत्ति माना जाता है तो विकल्पों की बिक्री या प्रयोग से होने वाले किसी भी लाभ या हानि पर पूंजीगत लाभ कर लेगा। दीर्घकालीन पूंजी लाभ 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई संपत्ति के लिए कर की दर करदाता की आय पर निर्भर करती है, लेकिन यह 20% तक हो सकती है। अल्पकालीन पूंजीगत लाभ 1 वर्ष या उससे कम समय तक रखी गई संपत्ति पर साधारण आयकर दर पर लगाया जा सकता है। यदि विकल्पों को पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता तो किसी भी लाभ या हानि को साधारण आय या हानि के रूप में माना जाएगा। इसका मतलब है कि वे करदाता की साधारण आयकर दर के अधीन होंगे, जो 37% तक हो सकती है। ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिप्टो विकल्पों का कराधान जटिल हो सकता है, खासकर अगर वे अंतर्निहित क्रिप्टो करेंसी के सेटल किए जाते हैं। इस मामले में करदाता का एक्सरसाइज या सेटलमेंट के समय क्रिप्टो करेंसी के उचित बाजार मूल्य की गणना करने की आवश्यकता होगी, जो क्रिप्टो बाजार की स्थिरता को देखते हुए एक मुश्किल काम हो सकता है। क्रिप्टो फ्यूचर्स कराधान। क्रिप्टो फ्यूचर्स ऐसे अनुबंध हैं जो खरीदार और विक्रेता को भविष्य में किसी विशिष्ट तिथि पर पूर्व निर्धारित मूल्य पर एक विशिष्ट क्रिप्टो करेंसी खरीदने या बेचने के लिए बाध्य करते हैं। इन अनुबंधों का उपयोग सट्टेबाजी या हेजिंग उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और इनका निपटान नकद में किया जाता है। क्रिप्टो फ्यूचर्स का कराधान पारंपरिक फ्यूचर अनुबंधों के कराधान के समान है।
फ्यूचर्स अनुबंधों की बिक्री या विनिमय से होने वाले किसी भी लाभ या हानि की पूंजीगत लाभ या हानि के रूप में माना जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अनुबंधों को पूंजीगत संपत्ति माना जाता है या नहीं। यदि वायदा अनुबंधों को पूंजीगत संपत्ति माना जाता है तो कोई भी लाभ या हानि पूंजीगत लाभ कर के अधीन होगी। दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई संपत्ति के लिए कर की दर करदाता की आय पर निर्भर करती है, लेकिन यह 20% तक हो सकती है। अल्पकालीन पूंजीगत लाभ 1 वर्ष या उससे कम वर्ष तक रखी गई संपत्ति कर करदाता की साधारण आयकर दर पर लगाया जा सकता है। ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिप्टो फ्यूचर्स का कराधान जटिल हो सकता है, खासकर अगर अनुबंध नकद में निपटाए जाते हैं। इस मामले में करदाता को निपटान के समय क्रिप्टो करेंसी के उचित बाजार का मूल्य की गणना करने की आवश्यकता होगी, जो क्रिप्टो बाजार की स्थिरता को देखते हुए एक कठिन काम हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई निवेशक $10,000 में बिटकॉइन वायदा अनुबंध खरीदता है और उस वर्ष के अंत में उसकी कीमत $12,000 हो जाती है, तो निवेशक को $2,000 का लाभ होगा, जिस पे आपातकालीन का दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जाएगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि वायदा अनुबंध कितने समय तक रखा गया था। दूसरी ओर, यदि कर वर्ष के अंत में बिटकॉइन वायदा अनुबंध का मूल्य $8,000 है, तो निवेशक को $2,000 का नुकसान होगा, जिसका उपयोग अन्य पूंजीगत तथा $3,000 तक की साधारण आय की भरपाई के लिए किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वायदा अनुबंध 60 से 40 पर विभाज्य के अधीन है, जिसका अर्थ है कि किसी भी लाभ या हानि का 60% दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ हानि के रूप में कर लगाया जाएगा और 40% पर आपातकालीन पूंजीगत लाभ हानि के रूप में कर लगाया जाएगा, भले ही वायदा अनुबंध कितने भी समय के लिए आयोजित किया गया हो। स्वैप और फॉरवर्ड पर कर, आइए इस बारे में हम आपको बताते हैं। जब क्रिप्टो डेरिवेटिव्स की बात आती है, जैसे कि स्वैप और फॉरवर्ड, तो कर निहित भी जटिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिकी में IRS ने कुछ प्रकार के क्रिप्टो डेरिवेटिव्स का स्वैप के रूप में स्वीकृत किया है, जो विशिष्ट एक नियम के अधीन है। इस नियम के तहत निवेशकों को हर लाभ अपनी पोजीशन के मार्क टू मार्केट पर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कर योग्य लाभ हानि हो सकती है, भले ही पोजीशन बंद नंबर हुई हो। कुल मिलाकर निवेशकों के लिए अपने विशेष कर के निहितार्थों को समझना महत्वपूर्ण है, जिसमें लगातार आधार या वास्तविक स्टैंडर्ड और अन्य लेनदेन का प्रभाव शामिल है। इन जटिल मुद्दों को सुलझाने के प्रेशर में परामर्श करना मददगार हो सकता है। वाश सेल और स्टैंडर्ड्स, आइए इस बारे में बात करते हैं। वाश सेल और स्टैंडर्ड 2 ऐसे लेनदेन हैं जो निवेशक की कर देयता को प्रभावित कर सकते हैं। वाश सेल तब होती है जब कोई निवेशक किसी सुरक्षा को नुकसान पर बेचता है और फिर बिक्री से 30 दिन पहले या बाद में उसी से लाभ लगभग समान सुरक्षा का पुनः खरीद करता है। बिक्री से होने वाले नुकसान को कर उद्देश्यों के लिए अनुमति नहीं दी जाती और निवेशक को पुनर्खरीद की गई सुरक्षा में अपने लागत आधार को समायोजित करना चाहिए। स्टैंडर्ड एक ऐसे लेनदेन है जिसमें 2 अलग अलग प्रतिभूतियों में स्थितियों को ऑफसेट करना शामिल है, जैसे कि एक के अंतर्निहित स्टॉक पर कॉल ऑप्शन खरीदना और पुट ऑप्शन बेचना। स्टैंडर्ड के लिए निहितार्थ जटिल हो सकते हैं क्योंकि 2 स्थितियों में होने वाले लाभ और हानि एक दूसरे को ऑफसेट कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप करों में देरी हो सकती है। वाश सेल और स्टैंडर्ड 2 प्रकार के लेनदेन हैं जिनका क्रिप्टो डेरिवेटिव व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण का प्रभाव कर सकता है। वाश सेल तब होती है जब कोई व्यापारी किसी सुरक्षा क्रिप्टो डेरिवेटिव सहित को नुकसान पर बेचता है और फिर बिक्री 30 दिन पहले या बाद में वही या लगभग समान सुरक्षा खरीद लेती है। इस मामले में कर उद्देश्यों के लिए नुकसान की अनुमति नहीं दी जाती
और नई सुरक्षा में व्यापारी के आधार का स्वीकृत नुकसान का दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। स्टैंडर्ड तब होता है जब कोई व्यापारी दो या दो से अधिक प्रतिभूतियों क्रिप्टो डेरिवेटिव सहित में ऑफसेटिंग पोजीशन रखता है, जो नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए डिजाइन की गई। इस मामले में एक पोजीशन से होने वाले किसी भी नुकसान का उपयोग दूसरी पोजीशन से होने वाले लाभ की भरपाई के लिए किया जा सकता है, जिसमें व्यापारी की कर देयता कम हो सकती है। हालांकि IRS के पास स्टैंडर्ड की नियंत्रित करने सख्त नियम हैं और स्टैंडर्ड लेनदेन में शामिल होने वाले व्यापारी को अतिरिक्त रिपोर्टिंग आवश्यकताओं और दंडों के अधीन होना पड़ सकता है। कर नियोजन रणनीतियाँ, हम इस बारे में आपको बताते हैं। जब हमने क्रिप्टो डेरिवेटिव्स पर काम करने की मूल बातें समझ ली, तो आइए कुछ कर नियोजन रणनीति पर एक नज़र डालते हैं जिनका उपयोग निवेशक अपनी कर देयता को कम करने के लिए कर सकते हैं। यदि किसी निवेशक को किसी दिए गए कर वर्ष की पूंजीगत लाभ प्राप्त हुआ, तो वो घाटे पर निवेश बेचकर लाभ की भरपाई कर सकते हैं। इस रणनीति को कर हानि संचय के रूप में जाना जाता है और यह निवेशक के समग्र कर देय को कम करने में मदद कर सकता है। दीर्घ अवधि में पूंजीगत लाभ के लिए होल्ड करें। जैसे कि हमने पहले बताया, दीर्घ अवधि में पूंजीगत लाभ पर आपातकालीन पूंजीगत लाभ की तुलना में कम दर पर लगाया जाता है। यदि कोई निवेशक एक वर्ष में अधिक समय तक क्रिप्टो डेरिवेटिव रखने की योजना बनाता है, तो उसे दीर्घ अवधि तक रखने का कम कर दर लाभ का उठा सकते हैं। सेवानिवृत्तियों योग्यता की अधिकतम योग कैसे करें? IRA और 40 जैसे सेवानिवृत्ति खातों में योगदान पर कटौती योग्य और निवेशक की कर योग्य या कम करने की मदद कर सकते हैं। इन खाते में योगदान को अधिक करके निवेशक अपनी समग्र एक देयता को कम कर सकते हैं। टैक्स प्रोफेशनल से सलाह यह है कि किसी टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लेना हमेशा अच्छा विचार है, जो निवेशक की विशिष्ट टैक्स स्थिति के आधार पर व्यक्तिगत सलाह दे सकता है। टैक्स कानून और नियम जटिल लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति का साथ काम करना महत्वपूर्ण है जैसे टैक्स परिदृश्य को निगेटिव करने में मदद कर सके। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, जो लोग बनाते हैं उनको तो पता ही होगा। तो वो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।